Hello friends, this is a second paper of Home Science which was conducted by NTA UGC NET in June 2019. So let's start. The first question is the conversion ratio of beta carotene to vitamin A, which is known as retinol, recommended by ICMR 2010 is मीन्स कि ICMR के द्वारा जो बीटा कैरोटीन और विटामिन ए का कन्वर्जन रेशियो जो कि रिकमेंड किया गया है वो क्या है, वो रेशियो क्या है, आंसर है, आंसर इज है 4 आंसर 1:8. ओके, अब है सेकंड क्वेश्चन. An ideal quality fat for good health is the one which maintains N6 by N3 ratio of. Means N6 और जो N3 है ये दोनों ही आइडियल क्वालिटी फैट हैं. तो ये किन रेशियो में होंगे, जो इनको किन रेशियो में मेंटेन करना चाहिए जिससे कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हों. इसका आंसर है पहला 5:10, यानी कि 5 जो है N6 होना चाहिए और 10 N3 होना चाहिए. अब देखते हैं कि N6 और N3 ये दोनों क्या होते हैं. तो जो भी फूड हम लेते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स पाए जाते हैं. अब फैट की बात करें तो उसमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों फैट होते हैं. अनसैचुरेटेड में मोनो, पॉली और ट्रांस आते हैं. ट्रांस क्या होते हैं, इसमें ये मोनो भी हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं. अब आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड पर, जिसमें कि ओमेगा 3, 6 और 9 आते हैं. ओमेगा 3 जिसका कि एग्जाम्पल है DHA और EPA जो कि लॉन्ग चेन होते हैं. DHA का मतलब है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड और EPA का मतलब है इकोसा पेंटानोइक एसिड. और जो शॉर्ट चेन होते हैं वो अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है. ये शॉर्ट चेन होते हैं. ये दोनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. ओके, अब आते हैं, अब बात करते हैं कि N6 और N3 ये क्या होते हैं. आपको ये पता चल गया दोनों ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं उनमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड आता है और EPA और DHA आता है, ये आपको पता चल गया. और जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है उसमें लिनोलिक एसिड आता है और अराकिडोनिक एसिड आता है. अब जो ओमेगा 3 फैट में जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है वो क्या करता है, उसका काम ये होता है कि वो जो LDL कोलेस्ट्रॉल जिसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसके लेवल को कम कर देता है. बट जो SDL कोलेस्ट्रॉल है जिसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसके लेवल को कम नहीं करता है. मींस LDL को तो कम करता है बट SDL को कम नहीं करता है. लेकिन जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है उसमें जो लिनोलिक एसिड है वो जो ब्लड वेसल्स मींस जैसे कि जो हमारे हार्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं और जो ब्लड सीरम में कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होने से बचाता है. और जो ये कोलेस्ट्रॉल है उनको एक्यूमुलेट नहीं होने देता है क्योंकि ये उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो इस तरीके से वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें. और अगर इनका हम हाई लेवल लेते हैं लेकिन तो क्या होता है कि जो ये SDL कोलेस्ट्रॉल है उनके लेवल को ये कम करने लगते हैं. मींस इनकी तो कोलेस्ट्रॉल को तो ये एक्यूमुलेट नहीं होने दे रहे हैं बट अगर इनका हाई लेवल लेते हैं तो ये SDL को लो कर देते हैं. अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें आपने बताया मैंने EPA और DHA आता है. ये दोनों ही क्या करते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप है उनको प्रोड्यूस करते हैं. और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है जब इनको हम फूड में लेते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों के ही लेवल को बढ़ा देते हैं. इससे क्या होता है कि जो उसमें यूट्रस का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ये कम कर देते हैं ओमेगा 3. और साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय या फिर उससे पहले और बाद में जो एब्डोमिनल पेन होता है, मीन जो दर्द होता है पेट में, उसको भी ये कम करते हैं. ओके, और एक चीज मैं बता दूं कि जो एक मिनट, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं
वो मस्टर्ड ऑयल, फ्लैक्स, कोल्ड वाटर, फिश, नट्स, सीड्स, कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वॉलनट्स, ग्राउंड नट्स, राइस ब्रैन ऑयल, ये इसमें पाए जाते हैं। और जो फ्लैक्सीड होता है वो जो है इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिचेस्ट सोर्स होता है। और जो ओमेगा 6 फैट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? पोल्ट्री, बटर, ब्रेड, एग्स, चीज और रेड मीट में पाए जाते हैं। मीन्स स्पेशली ये जो मीट है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें पाए जा रहे हैं और एग्स में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है। और जो इसके भी जो रिच सोर्स हैं वो जैसे सैफ्लॉवर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, इसमें भी जो N6 का है वो मतलब ठीक अच्छी मात्रा में, रिच मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया इसके सोर्स कौन कौन से हैं। ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ डाइट रिच इन BCAA इज गिवन फॉर विच डिजीज कंडीशन। इसका आंसर है सेकेंड, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अब देखते हैं कि BCAA क्या होता है। BCAA का मतलब है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, जो कि इसका केवल एक सोर्स है डाइट। अब इसमें BCAA कौन कौन से होते हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन। ठीक है, ये BCAA है। और ये इनका सोर्स क्या है? प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि इनके मेन सोर्स हैं। अब देखते हैं कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है। ये जो है सिरोसिस की एक मेजर कंडीशन होती है जिसमें कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ही पुअर हो जाती है और ये अक्सर रिपीटेड फॉर्म में होता है। मीन्स ये अक्सर होता रहता है, अगर एक बार ये हो जाता है तो रिपीट होता रहता है। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया होता है, अमोनिया इसका एक पैथोजेनिक फैक्टर है। इसकी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी को HE से भी डोनेट कर मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो HE है इसमें जो अमोनिया है वो इसके डेवलपमेंट के लिए एक पैथोजेनिक फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनमें जो अमोनिया का लेवल है वो बढ़ जाता है, जो कि इसको बहुत अधिक इफेक्ट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Government establishments such as hospitals, home for elderly generally adopt which of the following methods for purchasing of food and material? Means अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? जिसका आंसर है फोर्थ, फॉर्मल बाइंग। ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये जो ऑक्शन बाइंग है, निगोशिएटेड ब्लैंकेट, ये सब क्या होते हैं। ऑक्शन बाइंग ये क्या होता है? इसमें एक ऑक्शन बाइंग में क्या होती है, बोली लगाई जाती है। इसमें जो भी आपको गुड्स या फिर सर्विसेज जो भी आपको बाय करना या फिर सेल करना है उसके लिए मतलब एक बिड की जाती है। ठीक है, जिसमें कि बोली लगाई जाती है और इसमें जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसी को ये गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता है। अब इसमें क्या है कि जब एक बार कोई भी प्रोडक्ट सेल के लिए चला जाता है तो उसमें क्या होता है, जो भी मतलब जिसको कि सेल करना है वो जो लार्ज नंबर ऑफ बिडर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसे लो प्राइस से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे मतलब जो जैसे जैसे नया कोई बोली लगाता है वैसे वैसे जो इसका प्राइस है वो बढ़ता जाता है। और जब ये एक हाई लेवल पहुंच जाता है जिस पर कि बोली जो है बंद हो जाती है, एक हाई लेवल पहुंच जाता है, वहां पर ये बिड को खत्म कर दिया जाता है और उस पर जो है फिर उन्हीं को सेल कर दिया जाता है। अब जब एक बार ये बिड खत्म हो जाता है, फाइनल हो जाता है, फिर कोई भी बिडर्स जो है अब उससे ज़्यादा बोली लगा करके उसको मतलब अधिक प्राइस उसको ऑफर नहीं कर सकता है, वो दोबारा फिर अब वो बोली नहीं लगा सकता है। सो इस तरीके से
जो है, जो सबसे अधिक बोली लगाता है, सबसे अधिक प्राइस देता है, उसी को ये सेल कर दिया जाता है आइटम। फिर है ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, इसको स्टैंडिंग परचेज ऑर्डर भी कहते हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और इसमें सप्लायर मतलब है कि जो कि गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर कर रहा है, और ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है, मीन्स टिपिकली 1 साल के लिए होता है। और इसमें जो प्राइस बार बार रिपीट कर रही है, उसी प्राइस जो कि प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, उसी प्राइस पर जो है गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने किसी पर्टिकुलर वेंडर को ये डिटरमाइन मतलब ये निर्धारित किया कि किसी पर्टिकुलर वेंडर को वो पर मंथ 8 परचेज ऑर्डर देगा। अब ये इसको एक सिंगल ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर में भी कंसोलिडेट कर सकता है, सम्मिलित कर सकता है कि और उसको जो ये 8 परचेज ऑर्डर वो पर मंथ दे रहा था, उसकी जगह पर ये जो है एंटायर ईयर के लिए, पूरे साल के लिए सिर्फ एक परचेज ऑर्डर इशू कर सकता है। और अगर ये ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है, देन उसको एक जो कि एंटायर ईयर में उसे सिर्फ एक परचेज ऑर्डर इशू करना था, उसकी जगह पर ये 96 स्मॉलर परचेज ऑर्डर को उसे इशू करना पड़ेगा अगर वो ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर का यूज नहीं करता है तो। अब आते हैं फॉर्मल बाइंग, इसे फॉर्मल कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी वेंडर को आप मतलब जिनसे आपको लेना है, बाय करना है, तो उस एक वेंडर को आप चुनते हो। अब उस वेंडर को आप जो भी आपके लिस्टेड आइटम्स हैं उसके स्पेसिफिकेशन लिखते हो, और उसकी क्वांटिटी जो भी एस्टिमेटेड क्वांटिटी है जितनी ज़रूरत है वो आप उस वेंडर को भेजते हो। उसके साथ में एक इनविटेशन भी आप उसको भेजते हो, जिसमें कि एक स्टेटेड टाइम पीरियड में आप उससे प्राइस के लिए एक कोटेशन का रिक्वेस्ट करते हो। अब जो ये बिड्स हैं वो एक डेजिग्नेटेड डेट पर होती हैं। फिर उसके बाद में और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरली क्या होता है, वो बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी के साथ में जो है वेंडर को दिया जाता है। जो बिड बाइंग होती है वो मेनली गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लार्ज जो फूड सर्विसेज हैं या फिर जो मल्टीपल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और इनमें जिन मटेरियल्स की बिडिंग की जाती है वो है कैन गुड्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, स्टेपल्स, अदर नॉन पेरिसेबल जो फूड्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि मैकडी में केचप का, और वाइकिंग्स में आइसक्रीम का, और पेप्सी में सॉफ्ट ड्रिंक्स का। तो ये हो गया। अब आते हैं नेगोशिएटेड बाइंग पर। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट वो डायरेक्टली एक या एक से अधिक कंपनी को किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर सप्लाई के लिए निगोशिएट करती है। अधिकतर केस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का निगोशिएशन किया जाता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए होता है, जिसमें कि जो मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आते हैं वो आते हैं, जिनकी की कॉस्ट बहुत अधिक होती है वो आते हैं, या फिर उन मैटर्स में क्या आता है जहाँ पर जो भी कंपटीशन है उसका बहुत ही कम इफेक्ट है। तो इस केस में जो है निगोशिएटेड बाइंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Food supplements provided to athletes with the aim to improve sports performance are called. आंसर है इसका थर्ड। मीन्स कि जो एथलीट्स को फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका कि एम होता है उनकी जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, तो वो है अर्गोजेनिक फूड्स। ये फूड सप्लीमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब है द फूड कॉस्ट इन एनी फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट वॉट एवर इट्स साइज वेरीज बिटवीन। मीन्स बड़ी या छोटी जो फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट हैं उनमें जो फूड प्राइस है वो निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। मीन्स उनमें जो फूड प्राइस होती है वो उनका परसेंटेज क्या होता है। आंसर है पहला 40 to
60%, 40 to 60%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट? कौन सी डिजीज है जो कि फीकल और रूट के द्वारा जो है फैलती है, ट्रांसमिट होती है? इसका आंसर है थर्ड, टाइफाइड। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ट्रैकोमा और टेनेसिस, ये क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कि टीबी कहते हैं, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और मेनली ये जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है और मेनली ये लंग्स को इफेक्ट करता है और या फिर बट ये जो है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कफ या फिर स्नीजिंग के द्वारा फैलता है। इसमें जो अधिकतर लोग होते हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, उनमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं होते हैं, बट जब सिम्टम्स आते हैं तो उनमें से कफ है, जिसमें कि ब्लड भी आ सकता है, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स एंड फीवर, ये सिम्टम्स आते हैं। अब जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको जो है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट जिनमें एक्टिव सिम्टम्स हैं उनको एक लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि मल्टीपल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब ट्रैकोमा क्या होता है? ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये भी जो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो आईलेट्स होती हैं उसकी जो अंदर की सरफेस एरिया है वो रफ हो जाती हैं। अब ये जो रफनिंग है ये जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसमें आंखों में दर्द होने लगता है और जो हमारे आईज की कॉर्निया है, जो बाहर की सरफेस है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होने लगती है और धीरे धीरे ये ब्लाइंडनेस कॉज करती है। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है अर्ली स्टेज में, उसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है और लेटर स्टेज में सर्जरी करवाना पड़ता है। अब अगर आप क्लीन वाटर ले रहे हो और आप सैनिटेशन अच्छा है, इम्प्रूव्ड है, तो इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देख रहे हो कि कौन कौन सिम्टम है, आंखों में पेन होना, स्वेलिंग और इरिटेशन और इचिंग होती है आंखों में। फिर आता टीनियासिस, ये एक टेपवर्म इन्फेक्शन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जब भी आप बीफ या पोर्क को अंडर कुक्ड खाते हो देन ये टीनियासिस कॉज करता है, क्योंकि इसमें जो है टेपवर्म एग्स होते हैं। अब अधिकतर केस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है ये टीनियासिस का, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट जो सीवियर केस होते हैं उनमें क्या होता है, स्टमक पेन होता है, लॉस्ट एपेटाइट होता है, वेट लॉस होता है और एक अपसेट स्टमक बना रहता है। अब जो टेपवर्म सिगमेंट है इसमें क्या होता है कि वो एनस या फिर फीकस के थ्रू जो है वो पास होते रहते हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ते हैं। इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है और इसमें भी अगर आप पर्याप्त सैनिटेशन ले रहे हो और जो कुकिंग मीट है उसको सेफ टेम्परेचर पर कुक कर रहे हो देन इससे बचा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। GRAS refers to, GRAS को का फुल फॉर्म क्या है? सेकेंड, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द जेल रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड, मीन्स जब जेल से मॉइस्चर का लॉस होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? आंसर है इसका 4, सिनरेसिस। अब देखते हैं डेक्सट्राइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, मार्बलिंग, ये क्या होता है? अब जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें जो कि ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने होते हैं और ये मेनली यहाँ प्लांट्स में एक फूड रिजर्व की तरह होते हैं और ये हमें फूड से 75 से 80% तक की कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन पर। अब फूड स्टार्चेज जो है दो मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं, एक पहला है अमाइलोज, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, जो कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं। अब जो सीरियल स्टार्चेज हैं वो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो उनमें 75% अमाइलोज और 25% अमाइलोपेक्टिन होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है?
जो अमाइलोज है वो एक लीनियर चेन होता है जिसमें कि जो माल्टोज यूनिट्स होती हैं वो रिपीटेड फॉर्म में होती हैं, और जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना होता है जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच चेन अमाइलो एसिड होता है, और इनमें क्या होता है, जो ये अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन दोनों से जुड़े होते हैं। जो इंडिविजुअल चेन्स होती हैं वो केवल अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़ी होती हैं, जबकि जो ब्रांच चेन होती हैं वो अल्फा 1,6 लिंकेज से जुड़ी होती हैं। अब जो अमाइलोज वो क्या करता है, वो रेट्रोग्रेडेशन, इसको मैं अभी बताऊंगी ये क्या होता है। जो रेट्रोग्रेडेशन है उसके प्रति जो है ये बहुत ही अधिक ससेप्टेबल होता है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो कम होता है। अब देखते हैं कि इन ए फिगर में आप देख सकते हो जो अमाइलोज है वो एक लीनियर चेन है, और इसमें ये अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो एक ब्रांच चेन है, और ये इसमें देख रहे हो ये जो है वो अल्फा 1,4 लिंक से जुड़ा हुआ है लीनियर चेन, और जो ब्रांचेज जुड़ी हुई हैं वो अल्फा 1,6 लिंक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं, ओके सॉरी, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अब जिलेटिनाइजेशन क्या होता है। जो अनडैमेज स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल, तो इसमें इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, बट दे कैन इम्बाइब वाटर रिवर्सिबली, मतलब इसका मतलब है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट जब उनको ड्राई किया जाता है तो वो फर्दर क्या होता है, श्रिंक कर जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाते हैं। अब जब इनको पानी के साथ हीट किया जाता है तो जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होती है जिसे कि जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल कर जाते हैं। अगर इसको दूसरा डेफिनेशन इसकी देखी जाए तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं जब भी उनको पानी के साथ हीट किया जाता है तो वो स्वेल कर जाते हैं, और वो तब तक उनमें स्वेलिंग होती है जब तक कि वो रप्चर नहीं हो जाते हैं और कोलैप्स नहीं कर जाते हैं, और फाइनली एक पेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। इसी को जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। और रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब जिलेटिनाइजेशन में आपने देखा कि वो स्वेल करके रप्चर हो जा रहे थे, बट इसमें क्या होता है, जो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज, मतलब अमाइलोपेक्टिन या फिर अमाइलोज हैं, वो क्या होते हैं, जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो क्या करते हैं, रीएसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स ये आफ्टर जिलेटिनाइजेशन ये प्रोसेस हो रही है। जिलेटिनाइजेशन में क्या हो रहा था कि ये रप्चर हो जा रहे थे, ब्रेक हो जा रहे थे, और आफ्टर जिलेटिनाइजेशन क्या होता है, जब इनको ठंडा किया जाता है तो ये फिर दोबारा से रीएसोसिएट हो जाते हैं। अब जो रेट्रोग्रेडेशन है उन पर किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, वो है स्टोरेज टेम्परेचर का पड़ता है, और कंपोजिशन का, जैसे कि वाटर कंटेंट, शुगर, लिपिड, सॉल्ट, और जो एंटी स्टेलिक एजेंट्स हैं वो उनका इफेक्ट पड़ता है इन पर। डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है, इसमें अभी तक क्या था कि पानी के साथ उनको गर्म किया जा रहा था, इनमें क्या होता है, जब स्टार्च को बिना पानी के हीट किया जाता है तो ये प्रोसेस होती है। इसमें भी क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और एक डेस्ट्रिन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि वो ब्राउन कलर देता है। अब जो पानी के साथ जब गर्म किया जाता है, जो उसका टेम्परेचर होता है उसी कंपैरिजन में जो डेक्स्ट्रिनाइजेशन का टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। ये आप देख सकते हो फिगर में, ये है डेक्स्ट्रिनाइजेशन। फिर आता है मार्बलिंग। मार्बलिंग क्या होता है, इसमें जो कट ऑफ मीट है उसके बीच में या फिर जो मसल फाइबर्स हैं उनमें, उनके बीच में जो फैट पाया जाता है उसी को मार्बलिंग कहते हैं। अब जो हाई क्वालिटी स्टीक होता है उसमें क्या होता है, जो मार्बलिंग होती है वो अधिक होगी, जबकि जो लीन कट ऑफ मीट होगा उनमें जो है मार्बलिंग बहुत कम होगी, या फिर जो है वो विजिबल नहीं होगी, आप देख नहीं सकते हो। अब जैसे ही मीट को कुक करते हैं तो क्या होता है, फैट मेल्ट करता है। अब जब फैट मेल्ट करता है तो उससे दो चीज़ें होती, एक तो क्या होता है कि वो मीट को सॉफ्ट करता है और मॉइस्ट कर रखता है, और दूसरा क्या होता है उसमें वो फ्लेवर को इंक्लूड करता है। अब अगर मार्बलिंग नहीं होगी देन क्या होगा, जो कट ऑफ मीट है वो ड्राई होगा और उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होगा, जैसे कि कार्डबोर्ड। अब आते हैं सिनरेसिस, जो कि आपने पढ़ ही लिया कि उसमें क्या होता है, जल से जब मॉइस्चर निकलता है तो उसी को
सिनरेसिस कहते हैं, इसको वीपिंग भी बोलते हैं। ये किन किन में होता है, जैसे कि पुडिंग्स हैं, जेलीज है, कस्टर्ड्स हैं, जिलेटिन है, अगर है, तो इनमें ये प्रोसेस होती है। और ये मोस्टली क्या होता है, जो सिनरेसिस होता है वो अनडिजायरेबल होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, जब फूड प्रोडक्ट्स वो खराब होने लगते हैं तो वो जेल लाइक हो जाते हैं और उनमें से क्या होता है, वाटर जो है वो निकलने लगता है, इसी को सिनरेसिस बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रेजिंग कंबाइंस टू मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन देना है ब्रेजिंग का, जिसमें कि 2 मेथड्स जो है इंक्लूड होते हैं, जिसका आंसर है थर्ड, रोस्टिंग कम फ्राइंग, ये ब्रेजिंग कहलाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। द कोर ऑफ ऑल फूड प्रिपरेशन एंड सर्विस एक्टिविटी इन अ फूड सर्विस यूनिट इज, मीन्स जो फूड प्रिपरेशन है या भी जो सर्विस एक्टिविटी है एक फूड सर्विस यूनिट में जो होती हैं, उनका मेन चीज क्या है, ठीक है, किन पर वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए या होता है, इसका आंसर है सेकंड, मेन्यू। मतलब जो फूड सर्विस यूनिट होती है उनमें जो मेनली फोकस होता है वो होता है मेन्यू पर। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन बेड्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टिचिंग स्मॉल कर्व्ड और पीसेस दैट आर ऑकवर्ड इन शेप। छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है सेकंड, सिलेंडर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ग्रास स्टेन, मीन्स ग्रास स्टेन के लिए किस रिएजेंट का यूज किया जाता है, इसका आंसर है सेकंड, मेथाइलेटेड स्पिरिट का। ऑक्जेलिक एसिड का जो मेनली यूज किया जाता है वो आयरन को रिमूव करने के लिए होता है और मैंगनीज स्टेन के लिए होता है और इंक के लिए और रस्ट के लिए होता है। और जो बोरैक्स का यूज किया जाता है वो ग्रीस के लिए, डर्ट के लिए, ब्लड के लिए और टोमेटो सॉस इनके लिए यूज किया जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है उनका यूज होता है मेनली ब्लड स्टेन के लिए होता है। और ब्लड स्टेन के लिए और भी रिएजेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम पेरोक्साइड, ट्राई सोडियम फॉस्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनका भी ब्लड स्टेन के को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और मेथाइलेटेड स्पिरिट का आप जाने गए हो कि ग्रास स्टेन को रिमूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर विच प्रिंटिंग मेथड विल यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड फॉर प्रिंटिंग अ शीट ऑन बोथ साइड्स साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ जो है आप जो है एक मिनट, मतलब दोनों साइड पर एक साथ आप जो अगर शीट को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड को कौन सा प्रिंटिंग मेथड सजेस्ट करोगे, इसका आंसर है डुप्लेक्स, मीन्स ये सेकंड है आंसर इसका। अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कसूती स्टिच, इसमें से कौन सी कसूती नहीं है, इसका आंसर है सेकंड, फंदा, ये कसूती नहीं है। अब देख लेते हैं इसको। कसूती जो कि एक कर्नाटक की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, काय का मीन्स होता है हैंड और सूती का मीन्स होता है कॉटन थ्रेड, मीन्स कसूती का मतलब है कि कॉटन थ्रेड पर जो हैंड वर्क किया जाता है उसी को कसूती बोलते हैं। अब इसमें मोटिव्स क्या क्या होते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज, आर्किटेक्चरल मोटिव्स जैसे कि गोपुराज, शिवलिंग, नंदी, ये सब इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा क्रीपर्स, फॉलेज, फ्लावर्स, एनिमल्स और बर्ड्स का भी यूज किया जाता है। इसमें जो स्टिचेस होती हैं वो वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल होती हैं। अब जो कसूती है वो 4 टाइप्स के होते हैं, इसमें गावंती, मुर्गी, नेगी एंड मेथी, ये देख सकते हो आप, ये कसूती एम्ब्रॉयडरी है। अब गावंती जो होता है इसमें डबल रनिंग स्टिच होती है और इसमें क्या होता है, जो कसूती एम्ब्रॉयडरी का ये बहुत ही कॉमन होता है, गावंती का यूज किया जाता है, ये आप फिगर में देख सकते हो, ये है गावंती।
ठीक है। फिर है मुर्गी। अब इसमें क्या होता है, ये ट्विस्टेड इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है ट्विस्टेड। और इसमें क्या होता है, जो ये जिगजैग फॉर्म में नेचर होता है, जिगजैग दिखाई पड़ता है। और इसमें क्या होता है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली और डायगोनली, ये तीनों तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें जो डायगोनल पैटर्न है वो जैसे कि एक लैडर के जैसा दिखाई पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, जो मुर्गी है उसमें मेनली जो ये पैटर्न्स को जो है फिलअप करने के लिए, इनका मतलब फिलअप करने के लिए भी मुर्गी का यूज किया जाता है। और जो ये स्टिच है वो रिवर्सिबल होती है, मीन्स कि जो फैब्रिक का फ्रंट और बैक है वो दोनों में एक जैसा दिखाई पड़ेगा। और जो नेगी है वो कन्नड़ वर्ड से इसका ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है टू वीव। और ये जो है इसमें टिपिकल जो पैटर्न होता है इसमें वो डार्निंग स्टिच होती है। इसमें रनिंग जो पैटर्न को बनाने के लिए रनिंग स्टिच का यूज किया जाता है, जो कि एक वीव इफेक्ट देता है। और ये जो स्टिच ये भी रिवर्सिबल होती है, बट इनमें जो फ्रंट और बैक होता है वो एक मिरर इमेज होता है, मतलब सेम नहीं होता है। अब जो मेथी है इसका मतलब होता है फेनुग्रीक, और इसमें क्रॉस स्टिच का यूज किया जाता है। और मेनली ये डिज़ाइन के बैकग्राउंड को कवर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें वार्प और जो वेब थ्रेड्स हैं उनको काउंट किया जाता है। और ये एक इसमें जो है वो क्रॉस स्टिच होता है, जो पैटर्न होता है वो उसको फिल करने के लिए क्रॉस स्टिच का यूज किया जाता है। और ये जो है रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, जो मुर्गी है और नेगी है ये दोनों ही रिवर्सिबल हैं, बट दोनों अलग अलग हैं। एक में सेम होता है और एक में जो है मिरर इमेज होता है, जबकि मेथी जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। ये फिगर में आप देख सकते हो। अब जो इसमें फंदा दिया हुआ है वो एक चिकन एम्ब्रॉयडरी है, और मुर्री भी एक चिकन एम्ब्रॉयडरी है। जो मुर्री है उसमें क्या होता है, ये राइस शेप में होता है और एक एम्बॉस निटिंग स्टाइल के जैसा दिखाई देता है। ये मेनली मसलिंग क्लॉथ पर इनका यूज़ किया जाता है। और ये जो फ्लावर्स के सेंटर में ये वर्क किए जाते हैं। और ये जो है एक नॉटेड वैरायटी इनकी होती है, जो स्टिच का यूज़ किया जाता है वो नॉटेड वैरायटी होती है इनमें। और ये एक बहुत ही एम्बॉस्ड इफेक्ट देते हैं। इस नॉट को एक नॉट फॉर्म में आप जो एम्ब्रॉयडरी होती है, एक जो इसका लुक होता है वो नॉट लाइक होता है, तो इसको फ्रेंच नॉट कहते हैं। और जो फंदा है वो मिलेट के जैसा होता है, ग्रीन। ये भी एक एम्बॉस नॉटेड स्टाइल होता है, बट ये जो मुर्री स्टिच होती है उसका स्मॉलर और शॉर्टर फॉर्म होता है। और ये मेनली जो पैटर्न की लीव्स या फिर पेटल्स हैं उनको फिल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। Which of the following fibers can be confirmed by the microscopic test? किन फाइबर को माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है, मतलब उनको देखा जा सकता है? आंसर है पहला कॉटन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। Which of the following parts of sewing machine has serrated edges? मीन्स कौन सा मशीन का कौन सा पार्ट है जिसमें कि दांतेदार जो है उसके एज होती हैं? आंसर है इसका सेकंड, फीड डॉग। अब देख लेते हैं अदर पार्ट्स इसके। ये देख लीजिए, आप इस फिगर में देख सकते हो मशीन के जो अदर पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और फीड डॉग ये जो दांतेदार जो एजेस हैं इनकी, उन्हीं को फीड डॉग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। Which of the following is the most appropriate for achieving good quality scalloped hemline of a dress? हिंदी में देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है 4, शेप्ड फेसिंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर्स? क्या है आंसर इसका? डेंसिटी। और जो यूनिफॉर्मिटी है, कोहेसिवनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है। अब देख लेते हैं और कौन कौन सी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टी हैं। ये देखिए, प्राइमरी प्रॉपर्टी जो कि किसी फाइबर को यान या फिर फैब्रिक
में मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरी होती हैं वो है लेंथ टू विड्थ रेशियो, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस और यूनिफॉर्मिटी। और जो इसकी सेकेंडरी प्रॉपर्टी जो कि कस्टमर जो भी कंज्यूमर है कस्टमर है उसके सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं और ये प्रोसेसिंग को भी अफेक्ट करते हैं। इसमें आता है रेजिलेंसी, एलोंगेशन, एब्रेजन रेजिस्टेंस, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, लस्चर, फाइननेस, रिकवरी, कलर, थर्मल प्रॉपर्टी, ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच आर द फॉलोइंग लाइन्स क्रिएट्स शेप्स रिप्रेजेंटिंग यूनिटी एंड वैरायटी, मतलब कौन सी लाइन है जो कि एक ऐसा शेप क्रिएट करती है जो कि यूनिटी और वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर है थर्ड, ट्रांजिशनल लाइन्स। ओके, तो मैं यहाँ 70 क्वेश्चन तक की आपको सॉल्व करा रही हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो 70 क्वेश्चन तक सॉल्व कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो ये जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको प्रीवियस पेपर के वो मिलते रहें, और जो भी इसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और टर्म डिस्कस कर रहे हैं उसकी भी नॉलेज आपको मिलती रहे। सो अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू सो मच।